हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे हमारे 7 जुलाई के करंट अफेयर्स के बारे में। 7 जुलाई का जो न्यूज़ एनालिसिस है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो आज हम अपना 7 जुलाई का करंट अफेयर्स जो डेली जो हमारा न्यूज़ का एनालिसिस होता है, उसके संबंध में आज हम 7 जुलाई का आपका न्यूज़ एनालिसिस करेंगे और कुछ उसके क्वेश्चन भी करेंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट सेगमेंट है आपके लिए। ये आपको सभी कंपटीशन के एग्ज़ाम में मदद करेगा। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। स्वागत है आप सभी का। जल्दी जल्दी हमारे साथ आप जुड़ जाएं और इन सभी न्यूज़ों के साथ आप अपडेट हों। तो इसके लिए शुरू करते हैं हम। पहला हमारा जो प्रश्न है यहाँ हमने अब प्रश्नों से शुरुआत की है। तो पहला प्रश्न आपके सामने है कि हाल ही में 12 लाख करोड़ के मार्केट कैप का आंकड़ा छूने वाली देश की पहली कंपनी कौन सी है। प्रश्न नंबर 1 आपको दिया गया है कि 12 लाख करोड़ का जो मार्केट कैप का आंकड़ा छूने वाली हमारे देश की पहली कंपनी कौन सी है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आपका टाटा ग्रुप, दूसरा ऑप्शन है आपका आदित्य बिरला, तीसरा ऑप्शन है आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज और फोर्थ ऑप्शन है आपका कोई नहीं। तो कौन सा इसमें आपका उत्तर है, जो आपको बताना है कि किस कंपनी ने हमारा देश की जो हमारी कंपनी है, देश की ऐसी कौन सी कंपनी है जिसने 12 लाख का मार्केट का जो कैप का आंकड़ा है उसको प्राप्त कर लिया है। तो इसमें आपका आंसर है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने हमारा जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़, इसने हमारा 12 लाख करोड़ का आपका मार्केट का जो शेयर है, इसके 12 लाख करोड़ के ऊपर पहुंच चुके हैं और यह देश की पहली कंपनी है। तो इसका आंसर है आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज़। देखते हैं इसके बारे में कुछ जानकारी देखते हैं। तो ये आपका आज इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि रिलायंस का मार्केट कैप 12 लाख करोड़ के पार कंपनी ने के शेयर में रिकॉर्ड तेज़ी यानी रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है कंपनी के शेयर में, और कंपनी का शेयर 12 लाख करोड़ के ऊपर पहुंच चुका है। तो यहाँ हम देखते हैं कि कंपनी के जो मुकेश अंबानी हैं उस कंपनी के प्रमुख हैं। तो उनके नेतृत्व में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का मार्केट 12 लाख करोड़ रुपए के स्तर को पार कर चुका है। उसने 12 लाख करोड़ के स्तर को पार कर लिया है और अब तक किसी भी कंपनी ने 12 लाख करोड़ का बाजार का पूंजीकरण का आंकड़ा नहीं छुआ था। और कुल बाजार मूल्यांकन में रिलायंस इंडस्ट्रीज के सामान्य शेयरों का बाजारीकरण करीब 11,76,000 करोड़ तथा आंशिक भुगतान शेयरों का पूंजीकरण करीब 44,442 करोड़ रुपए आंका गया। मतलब कुल मिलाकर 12 लाख करोड़ और 12 लाख और 16,000 कुछ, यानी 12 लाख के ऊपर इसका आंकड़ा पहुंच चुका है। तो ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है हमारे देश के लिए और ये शेयर मार्केट या बाज़ार के लिए। तो ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी आपकी व्यापार से संबंधित। ये मुकेश अंबानी हैं, ये इसके रिलायंस के प्रमुख हैं और इसका मुख्यालय यदि हम बात करें तो इसका मुख्यालय मुंबई में है, महाराष्ट्र में है। और इसके जो संस्थापक थे वो धीरूभाई अंबानी थे। तो धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस का क्या किया था, स्थापना की थी। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला हमारा प्रश्न है कि किस भारतीय छात्रा को डायना अवार्ड 2020 के लिए चुना गया। ये भी एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। बहुत छोटी सी एक बच्ची, एक छात्रा को डायना अवार्ड के लिए हमारे देश से चुना गया है। पहला ऑप्शन है आपका प्रिया ठकराल, दूसरा ऑप्शन है आपका श्रेया ठकराल और थर्ड ऑप्शन है आपका प्रीत सोलंकी और फोर्थ ऑप्शन है आपका
इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपको बताना है कि क्या आंसर होगा। आपको ये बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, ये डायना अवार्ड 2020 से संबंधित हमारे देश से जुड़ी हुई न्यूज़ है। तो इसका आंसर है हमारा श्रेया ठकराल को इस अवार्ड के लिए चुना गया है। तो इसका उत्तर होगा श्रेया ठकराल। बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है ये आपकी। तो हम देखते हैं इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी कि भारत की श्रेया ठकराल ने जीता द डायना अवार्ड। द डायना अवार्ड जो है वो श्रेया ठकराल को दिया गया है। हम देखते हैं इस अवार्ड के बारे में। तो यह नई दिल्ली की 13 वर्ष की एक स्कूली छात्रा हैं जिन्होंने 2020 का डायना अवार्ड के लिए जिनको चुना गया है। और यह पुरस्कार उनको एक रिसाइकलिंग ऐप विकसित करने के लिए, जो हमारा कचरा होता है, जो हमारे अपशिष्ट होते हैं, उनके रिसाइकलिंग के लिए इन्होंने एक ऐप बनाया था कि जिनके पास समय नहीं है या जो कहीं भी अपना कचरा डिस्ट्रीब्यूट करने नहीं जा सकते हैं, तो उनके लिए यह ऐप है। इसके द्वारा उन आपके यानी डोर टू डोर क्या है रिसाइकलिंग यानी अपशिष्ट पदार्थों को लिया जाता है और उनका रिसाइकलिंग जिनका हो सकता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत छोटी सी उम्र में इन्होंने एक ऐप बनाया था, तो इसके लिए इनको एक अवार्ड मिला है। यह डायना अवार्ड दिया गया है इनको। तो अब हम बात करें डायना अवार्ड के बारे में, तो यह पुरस्कार वेल्स की राजकुमारी डायना की जयंती यानी उनके जन्मदिन के दिन मनाया जाता है और मानवीय प्रयासों के लिए दिया जाता है। जो भी मानवीय प्रयास किए जाते हैं किसी के द्वारा, तो उसके लिए यह अवार्ड दिया जाता है। तो ये अवार्ड एक मानवीय प्रयास किया गया इस बार। तो ये हमारे देश की एक छात्रा को दिया गया। अब हम देखते हैं कि यह पुरस्कार 1999 से शुरू हुआ। शालीन चार्ल्स गॉर्डन ब्राउन ने की थी, इसकी क्या की थी, स्थापना की थी। तो जब उस समय के चांसलर ने, और यह 9 से 25 वर्ष की आयु के युवाओं को दिया जाता है। और यह पुरस्कार राजकुमारी डायना के 2 बेटों प्रिंस विलियम और प्रिंस हैरी द्वारा समर्थित एक चैरिटी है। एक चैरिटी उनके द्वारा समर्थित की गई है, उसके द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है। तो यह एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है हमारे लिए। देखते हैं हमारा 30 नंबर का प्रश्न है कि भारत की यहाँ पर होगा भारत की किस साइकिल कंपनी ने हम लिख सकते हैं भारत की किस साइकिल कंपनी या किस साइकिल कंपनी ने चीन का बहिष्कार करते हुए उसके साथ 900 करोड़ रुपए का व्यापार रद्द करने की घोषणा की है। यानी किस हमारी कंपनी ने, साइकिल कंपनी ने हमारे देश की चीन का बहिष्कार करते हुए, यानी चीन का जो बहिष्कार है उसको करते हुए 900 करोड़ का जो उनका लेन देन था, व्यापार था, उसको रद्द करने की घोषणा की है। पहला ऑप्शन है आपका हीरो साइकिल, दूसरा ऑप्शन है आपका हीरो मोटर, तीसरा ऑप्शन है आपका एटलस साइकिल और फोर्थ ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो वह कौन सी कंपनी है? तो वह कंपनी है आपकी हमारी हीरो साइकिल कंपनी ने चीन का जो बहिष्कार है, चीन के जो हमारे देश के साथ 59 चीनी ऐपों को बैन कर दिया गया है और जो चीन के द्वारा हमारे घाटी पर अतिक्रमण करने की कोशिश की जा रही है, तो उसके संबंध में ये हमारे देश के द्वारा उसका बहिष्कार किया गया है। तो इसी के साथ इन्होंने भी हीरो साइकिल ने भी 900 करोड़ का जो उनका व्यापार था चीन के साथ, उसको रद्द करने की घोषणा कर दी है। तो इसका आंसर है आपका हीरो साइकिल। देखते हैं हमारा अगला है कि चीन को, इसके बारे में हम न्यूज़ देखते हैं। तो
चीन को एक बहुत बड़ा झटका दिया है कि हीरो साइकिल ने रद्द किया 900 करोड़ का ऑर्डर। और जो कंपनी के एमडी हैं पंकज, उन्होंने बताया कि उन्होंने यह जानकारी दी है। तो यह है एक चीन के विषय में, चीन के बहिष्कार के संबंध में जानकारी। देखते हैं नेपाल अब नहीं रहा गरीब, यानी गरीब जो देश माना जाता था नेपाल, तो वर्ल्ड बैंक ने निम्न मध्यम वर्ग में रखा। तो इस बार क्या है, विश्व बैंक ने, जो हमारा विश्व बैंक है, उसने नेपाल को गरीब देशों की सूची से हटाकर निम्न मध्यम वर्ग की सूची में उसको स्थान दिया है। देखते हैं हम इस विषय में कि किसी देश का वर्गीकरण एटलस, किसी देश का वर्गीकरण एटलस मेथड के द्वारा किया जाता है। देश की अर्थव्यवस्था का अनुमान लगाने के लिए 1993 से इस मेथड का इस्तेमाल विश्व बैंक कर रहा है। 1993 से विश्व बैंक इस मेथड का इस्तेमाल कर रहा है। तो इसके द्वारा किसी देश की सकल राष्ट्रीय आय GNI को वर्तमान अमेरिकी डॉलर्स में बदल देता है। मतलब कुल उसकी जो आय होती है उसको अमेरिकी डॉलर्स में बदल दिया जाता है। और विश्व बैंक के मानकों के अनुसार यदि किसी देश की प्रति व्यक्ति आय $1036 से कम है तो वह निम्न स्तर यानी गरीब देशों की श्रेणी में रखा जाता है। तो वर्ष 2020 के अनुसार नेपाल को लोअर मीडियम इनकम वाला देश बन गया है, यानी घोषित कर दिया गया है। अब जो नेपाल है वो गरीब देशों की सूची में नहीं है। तो वर्ष 2020 के अनुसार भारत लोअर मीडियम इनकम वाला देश बना हुआ है। तो भारत की यदि बात करें तो भारत भी लोअर मीडियम इनकम वाले देशों की सूची में है। और अब हम देखते हैं अगली न्यूज़ है हमारी कि लाखों भूमिहीन किसानों को, अब जो हमारी पिछली न्यूज़ थी वो नेपाल से संबंधित, तो एक प्रश्न उसमें भी आपका बन सकता है कि नेपाल को किस श्रेणी में रखा गया है, किस मेथड का उपयोग विश्व बैंक द्वारा किया जाता है। हम देखते हैं कि लाखों भूमिहीन किसानों को लोन देगी उड़ीसा सरकार। उड़ीसा सरकार ने लोन देने के लिए एक नई योजना बनाई है, एक नई पहल की है। तो वह है कि सरकार ने हाल ही में भूमिहीन किसानों को, जो उनके पास भूमि नहीं है, स्वयं की भूमि नहीं है, उनको लोन देने के लिए बलराम योजना शुरू की गई है उड़ीसा सरकार द्वारा। तो देश में भूमिहीन किसानों के लिए शुरू की गई यह अपनी तरह की पहली योजना है। और मुख्यमंत्री, तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक ने ऐलान किया है कि इस योजना के तहत राज्य सरकार अगले 2 सालों में लगभग 7 लाख किसानों को 1040 करोड़ रुपए का लोन देगी। तो 2 साल के लिए यह इस योजना में 7 लाख किसानों को लाभान्वित करते हुए 1040 करोड़ रुपए का लोन देने की स्कीम है। और हर ज़िले में किसानों के समूह को यह लोन दिया जाएगा। तो हर ज़िले में किसानों के समूहों को लोन दिया जाएगा, एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। और यहाँ विश्व बैंक से संबंधित वही पुरानी एक और न्यूज़ है विश्व बैंक की। विश्व बैंक का जो न्यूज़ था नेपाल के संबंध में गरीब देशों की सूची में, उसी का ये संबंध में यह न्यूज़ है कि श्रीलंका की अर्थव्यवस्था निम्न श्रेणी में पहुंचकर, मतलब श्रीलंका जो आपका नेपाल है, जो हम नेपाल ने तो गरीब देशों से लोअर मीडियम इनकम में आ चुका है, लेकिन जो आपका श्रीलंका है वह निम्न श्रेणी में पहुंचकर, मतलब एक उच्च श्रेणी से एक लोअर मीडियम इनकम वाला देश बन गया है। तो हम देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा बलराम योजना शुरू की गई है। तो किस राज्य सरकार द्वारा यह योजना शुरू की गई है, तो हमने अभी देखा कि उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं।
तो आपने अभी देखा कि किसके द्वारा शुरू की गई है, तो इसका आंसर आपका होगा उड़ीसा सरकार द्वारा। देखते हैं अगला क्या है आपका, कि किस राज्य के पर्यटन बोर्ड ने इंतजार आपका अभियान चलाया है। किस राज्य के पर्यटन बोर्ड ने आपका इंतजार आपका अभियान चलाया है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और इनमें से कोई नहीं। तो ये कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं आपके, जिनका हम सीधे आंसर जानेंगे। तो किस राज्य के पर्यटन बोर्ड ने इंतजार आपका एक अभियान चलाया है? तो पहला ऑप्शन है आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा आपका महाराष्ट्र, तीसरा आपका मध्य प्रदेश और फोर्थ है आपका इनमें से कोई नहीं। तो ये इसका आंसर है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग ने इंतजार आपका अभियान शुरू किया है, क्योंकि पर्यटन के क्षेत्र में जो आपका पर्यटन बंद पड़ा है उसको बढ़ावा देने के लिए, पर्यटकों को बुलाने के लिए यह स्कीम शुरू की गई है। देखते हैं हम कि पर्यटकों को आमंत्रित करने के लिए एमपी टूरिज्म की टैगलाइन इंतजार आपका, एमपी टूरिज्म जो है उसने टैगलाइन जारी की है, टैगलाइन बनाई है कि इंतजार आपका। मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों को आमंत्रित करने के लिए मध्य प्रदेश पर्यटन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर इंतजार आपका अभियान प्रारंभ किया है। बोर्ड द्वारा इंतजार आपका टैगलाइन से प्रत्येक पर्यटन स्थल की विशेषताओं का आकर्षक तरीके से यानी आकर्षक बनाकर उनको आपको वर्णन किया गया है और पर्यटकों को बुलाया गया है, आमंत्रित किया गया है। पर्यटन बोर्ड की अपर प्रबंध संचालक ने जानकारी दी कि मध्य प्रदेश पर्यटन द्वारा प्रदेश के अनेक धार्मिक, प्राकृतिक एवं पुरातात्विक पर्यटन स्थलों जैसे महाकालेश्वर, पचमढ़ी, कान्हा, बांधवगढ़, अमरकंटक सहित अन्य पर्यटन स्थलों पर मानसून सीजन में सेफ आउटिंग के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस अभियान के माध्यम से आकर्षक ढंग से पर्यटकों को आमंत्रित किया गया है। इसके लिए पर्यटकों की समय और सुविधा अनुसार अलग अलग टूर पैकेज तैयार कर सैलानियों के लिए सेफ ट्रैवल स्टे और सैर की तैयारी की गई है। बोर्ड द्वारा सभी तैयारियां कोरोना संक्रमण के बचाव के मद्देनज़र सभी सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए की गई है। तो यह एक इम्पोर्टेंट अभियान शुरू किया गया है एमपी सरकार द्वारा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने देवघर के प्रसिद्ध श्रावणी मेले का इस वर्ष नहीं करने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने घोषणा की है कि इस वर्ष जो श्रावण का मेला होता है वह आयोजित नहीं होगा? तो देवघर, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नाम आया है, देवघर के प्रसिद्ध श्रावणी मेले। तो देवघर कहाँ पर स्थित है? इससे आपका ऑप्शन बन सकता है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और झारखंड। तो देवघर यदि आपको मालूम होगा कहाँ पर है तो आप इसका आंसर बता सकते हैं। तो यह कहाँ पर है? देवघर झारखंड में है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? जो बैजनाथ टेम्पल है देवघर में, झारखंड में, तो इसका आंसर अब क्या होगा आपका? झारखंड। हमारा 6 नंबर का प्रश्न है कि गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में सड़कों के विकास के लिए किस राज्य सरकार ने भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव को मंजूरी दी है? किस राज्य सरकार ने भूमि को हस्तांतरण है उस प्रस्ताव को मंजूरी दी है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में सड़कों के विकास के लिए? तो पहला ऑप्शन आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन आपका उत्तराखंड, थर्ड ऑप्शन आपका मध्य प्रदेश और फोर्थ ऑप्शन आपका झारखंड। तो इसका आंसर आपका क्या है? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में सड़कों के विकास के लिए। तो इसका उत्तर है आपका उत्तराखंड। इसका उत्तर आपका होगा उत्तराखंड। हम देखते हैं 7वें नंबर का प्रश्न है कि विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जूनोसिस दिवस
जो है हमारा यह पालतू पशुओं के रोगों से संबंधित है एक। तो यह कब मनाया जाता है? 6 जुलाई, 7 जुलाई, 5 जुलाई या 4 जुलाई। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? इसका आंसर है आपका 6 जुलाई। इसका आंसर है 6 जुलाई। 8वें नंबर का प्रश्न है कि किस खेल में 2 बार के ओलंपिक में मेडल जीतने वाले चीन के लिन डैन ने संन्यास लिया है? किस खेल से संबंधित हैं लिन डैन, जिन्होंने 2 बार ओलंपिक मेडल जीता और खेल से अब संन्यास ले लिया है? तो फुटबॉल, बैडमिंटन, गोल्फ और क्रिकेट। तो आपका इसका उत्तर क्या होगा? बैडमिंटन के खिलाड़ी थे ये। तो इसका आपका आंसर होगा बैडमिंटन। तो ये कुछ और इम्पोर्टेंट हमने आज का न्यूज़ एनालिसिस, कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न किए। तो इसी तरह के और अधिक से अधिक वीडियो देखने के लिए, अधिक से अधिक जानकारियों से जुड़ने के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और किसी भी आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए इस जो आज का न्यूज़ एनालिसिस है, डेली का जो न्यूज़ एनालिसिस है और डेली के जो हमारे MCQ मॉडल पेपर या और भी बैच हैं, तो उनके संबंध में आपको PDF या उनके नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। लर्निंग पॉइंट के नाम से आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो आप हमारे ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। और आप हमारे नंबर के साथ भी जुड़ सकते हैं टेलीग्राम, व्हाट्सएप के द्वारा। तो आप सभी का धन्यवाद और मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, नमस्कार।